Hello everyone, a very warm welcome to all. As I told you in my previous video that the next video will be of MCQ, so here we go. Coming to the first question, our first question is, which one of the following can be the best suited explanation of inflation? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन एग्जैक्टली होता क्या है। हम पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे फिर उसमें से चूज करेंगे। नंबर 1 इज इनफ्लो ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइजेस। हम जो मेन पॉइंट होंगे उनको अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें है इनफ्लो ऑफ कैश, इसमें है राइजिंग प्राइजेस, इसमें है इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इसमें है सप्लाई ऑफ कैश इन इकोनॉमी। सबसे हमने पूछा था कि इन्फ्लेशन है जब महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, व्हेन देयर इज वेरी मच मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड और लेकिन मेन उसका कंटेक्स्ट ये था कि उसमें क्या हो जाता है, प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर इट? इफ यू कैन सी द बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, दैट इज इट इज अ राइजिंग प्राइसेस इन द इकोनॉमी। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन सी में वो क्या कह रहा है, इट इज ओनली इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है। पहले अगर हम 10 यूनिट्स कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 यूनिट्स करें। दिस इज नॉट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द prices. So answer B is the most appropriate. Moving on to the next question, which of the following cannot be best suited example? Question first के ये opposite है, cannot be best suited। अब इसमें से कौन सी नहीं हो सकती? इन्फ्लेशन की काफी डेफिनेशन होती है, इसमें से कौन सी नहीं है हमें सब भी पढ़ के बताना है। A situation of rising prices, ये तो है भाई। फिर है हमारे पास सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइजेस। देखिए प्राइजेस की जहाँ जहाँ पे बात होगी ना इंक्रीज में, तो वो इन्फ्लेशन में आएगा ही। आपको पूरा सेंटेंस का भी फिर भी ध्यान देना है, इसमें भी प्राइजेस हैं, इंक्रीज इन द जनरल प्राइजेस हैं। फिर इसमें है इनफ्लो ऑफ कैश, दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश, दिस कैन बी द आंसर। नेक्स्ट डी इज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। हमारे जो जीने के लिए हमें पैसे चाहिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सो द आंसर सी इज करेक्ट बिकॉज इनफ्लो ऑफ कैश इन इकोनॉमी इज नॉट बेस्ट सुटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। हाउ? हम बात कर रहे हैं कैश का इनफ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन कैसे? तो ये भी हो सकता है कि वो जो कंट्री है वो काफ़ी एक्सपोर्ट्स कर रही है, एक्सपोर्ट्स कर रही है तो काफ़ी पैसा जो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन है उस इकोनॉमी में। सो आंसर सी इज द करेक्ट। Moving on to the third question, difference between budgeted amounts and actual results is classified as। वह इसमें बताया कि बजटेड अमाउंट मतलब बजटेड अमाउंट होती है कि हमें कितना एलोकेशन हुई है फंड्स की और एक्चुअल में हमने कितना खर्च किया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट कैन बी द आंसर इज वेरिएंस। वेरिएंस इसका आंसर था, मतलब कितना हमारा उसमें कितनी वेरी हुआ है रिजल्ट हमारा, दैट इज वेरिएंस। Okay, moving on to the fourth system, which measures a budget, action and plan of each responsibility center is known as। उन्होंने बोला है कि अब देखिए जो सिस्टम है वो बजट मेजर करेगा, एक्शन प्लान मतलब प्लानिंग, अकॉर्डिंगली प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाएंगे। तो व्हाट वाज दैट? अगर किसी में भी आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में यूज हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, देखिए यहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, तो आंसर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फॉर क्वेश्चन 4 डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देयर इज वेरिएंस यूज्ड बाय मैनेजर्स। अभी हमने पहले ही बताया कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में जो फर्क आएगा, दैट इज वेरिएंस, बजटेड अमाउंटेड और उसमें। तो अब इसमें क्या है, वेरिएंस जो है वो मैनेजर चेक करेगा वेदर कंपनी हैज परफॉर्म्ड वेल, दिस इज वेल हेयर, परफॉर्म्ड वेल एंड प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजीज इज कंसीडर्ड एज। जब एक मैनेजर है वो डेविएशन इन द सेंस कमियां निकाल रहा है, वेरिएंस निकाल रहा है, तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट निकाल रहा है कि जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई थी, द वे टू अचीव दैट गोल्स, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब कि जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया है उसको इवैल्यूएट किया जाता है,
उसको इवेल्युएट इन द सेंस कि देखा जाता है कि उसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या थे उसके, दैट इज इवेल्युएशन. You can also say appraisal for it. Now next we have a manager who is responsible for both cost and revenue. अब देखिए इसमें जो मैनेजर है वो कॉस्ट के लिए भी और रेवेन्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. कॉस्ट मतलब हमने कितना खर्चा किया, कितना हमने खर्चा उठाया, और रेवेन्यू मीन्स हमें कितनी इनकम्स आई. वो किस डिपार्टमेंट से होता है, दैट इज फॉर फ्रॉम प्रॉफिट सेंटर. याद रखना है आपको, ही इज फ्रॉम प्रॉफिट सेंटर. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही हमारा क्या होता है, जितनी हमारी इनकम्स होती हैं अगर उसमें से हम अपनी ये जो हमारे स्पेंडिंग्स है वो लेस कर दे, दैट विल बी द प्रॉफिट. तो दिस मैनेजर विल बी फ्रॉम द प्रॉफिट सेंटर डिपार्टमेंट. Moving on to the next, which of them is an indicator of inflation? This question is very important for examination point of view. अब ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा भी है अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं उसमें पहली वाली इन्फ्लेशन वाली. सो इंडिकेटर्स पूछी है इन्फ्लेशन वाली कौन सी है. सबसे पहला है हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स. दिस इज, मैंने बताया था कि ये बल्क में अगर देखता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. एंड नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब ये रिटेलिंग में देखता है. दिस इज ऑल्सो एन इंडेक्स. अब जो बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन. So the answer is C for this, because both wholesale price index and consumer price index are the indicators of inflation. Clear? Which type of inflation occurs in Germany during 1923? 1923 में जर्मनी में इन्फ्लेशन हुई थी, तो हमने बताना है कि वो कौन सी टाइप की इन्फ्लेशन थी. ये मैंने अपनी वीडियो अगर आपने मेरी ध्यान से सुनी है तो ये मैंने बोला था कि जर्मनी में कौन सी. दैट वाज हाइपर इन्फ्लेशन. आंसर इज हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी 1923 में जर्मनी में. और मैंने एक और कंट्री का नाम स्पेसिफाइड किया था जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी, दैट वाज जिम्बाब्वे. उधर भी हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी. हाइपर इन्फ्लेशन इज जब बहुत ज़्यादा पेस के साथ जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, when government uses its instrument to control the inflation. अब बताना है कि जब गवर्नमेंट अपने टूल्स यूज कर लेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो हम उसको कौन सी टाइप की इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो कौन सी टाइप की इन्फ्लेशन होती है. दैट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन. द आंसर फॉर इट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. क्योंकि गवर्नमेंट अपने इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स के थ्रू उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है, सप्रेस कर लेती है. ओके. बाकी जो ओपन इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ये मेरी वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो आप देख लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के हमने पढ़े थे कि काफ़ी इफेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव भी होते हैं. तो अब उसमें बताया हुआ है कि इसमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है. सबसे पहले पढ़ेंगे राइजिंग प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स. ऑफ कोर्स जो इम्पोर्ट्स के उनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं, दिस इज एन इफेक्ट. इस क्वेश्चन में याद रखिए, दिस इज नॉट एन इफेक्ट पूछा है उन्होंने. लोअर नेशनल सेविंग्स, ऑफ कोर्स जब प्राइजेस बढ़ गए हैं तो लोग जो एक नेशन है वो सेव कम करता है, दिस इज ऑल्सो एन इफेक्ट. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द टैक्स रेट्स. अब टैक्स रेट जो है, इकोनॉमी टैक्स रेट इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि उसे इकोनॉमी से पैसा निकालना है, क्योंकि इनफ्लो काफ़ी हो रहा है, प्राइजेस का मनी का काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, तो इंक्रीज टैक्स रेट्स भी होते हैं. हाई सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. so the option D will be the right. Option D is the right answer for the question 10th. Now next we have, which among the following is an exact opposite of inflation. हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन में होता है राइजेस इन प्राइजेस, तो अब किस में जो होता है फॉल इन प्राइजेस होता है. मैं बता दूं, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन. जब प्राइजेस गिर जाते हैं, फॉल इन प्राइस हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज डिफ्लेशन. हम बाकी यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं. सबसे पहले है हमारे पास स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन मीन्स व्हेन एन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो गिर जाती है, और क्या होता है उसमें
अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाए, दैट इज एंड स्टैगफ्लेशन। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है और उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। एंड वेयर एज डिसइन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीजेस इन प्राइजेस तो है बट एट स्लो रेट। इन्फ्लेशन हो रही है बट उनके जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वो काफ़ी कम रेट पे हो रहे हैं, दैट इज डिसइन्फ्लेशन। एंड वेयर इज हाइपर इन्फ्लेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, आपने पढ़ा ही था कि जिसमें क्या होता है काफ़ी हाई रेट के साथ जो होता है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। होप दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, which out of the following is a phenomena that leads to demand pull inflation? अब एक हमने पढ़ा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि क्या होता है वहाँ पे हमारी जो होती है डिमांड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो लोग क्या करते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पे करने की ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो जो when our aggregate demand is more than our aggregate supply. So हम देखते हैं सबसे बेस्ट सूटेड ऑप्शन कौन सा है। फर्स्टली वी हैव इट इज अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंस राइज इन फर्स्ट वन इज सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी आउटपेसेस एग्रीगेट सप्लाई, यस दिस कैन बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद डिप इन ग्रोथ, नहीं, डिप इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट, दैट इज स्टैगफ्लेशन, मैंने पहले भी बताया। इट इज अ सिचुएशन कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन प्राइस इन, नो दिस इज नॉट। एंड लास्ट इज इट इज अ सिचुएशन व्हेन नेशन एक्सपीरियंसेस वेरी हाई इन्फ्लेशन में, वो तो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। सो द आंसर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a phenomena that leads to cost push inflation? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब इनके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो होती है प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, सॉरी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो जब हम उसको सेल करते हैं उसको भी हमें हाई प्राइसेस पे सेल करना पड़ता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हम पढ़ेंगे पॉइंट्स, पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे कौन सा राइट है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटपेसेस, नो दिस इज हमने पहले पढ़ा, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। It is a situation persistence rise inflation along with dip growth, that is stagflation, no. It is a situation when cause of increase in prices of inputs, factors of production जो होते हैं हमारे inputs जो होते हैं labor, raw material, इनके prices increase हो जाते हैं। So the answer option C is correct answer. Moving on to the 14 में हमें है inflationary gap सेट टू बी एग्जिस्ट व्हेन। इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है, हमने इन्फ्लेशन पढ़ा है कि राइजेस इन द प्राइस, तो क्या होता है उसमें, जब हमें याद रखना है जब हम अपनी पोटेंशियल अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कुछ कर लेंगे तब इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। तो अब इसका आंसर जो होगा 14 का दैट वुड बी ए, मीन्स व्हेन द रियल जीडीपी मतलब हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी, मतलब जितनी हमारी पोटेंशियल है, जितनी हमारी स्ट्रेंथ है कि हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट विल कॉज इन्फ्लेशनरी गैप। एंड ऑपोजिट टू इट वी हैव डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप इज जस्ट ऑपोजिट टू इन्फ्लेशनरी गैप। इसमें क्या होता है, इसमें रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कम होता है पोटेंशियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, मतलब हम जितनी हमारी पोटेंशियल है हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, सो डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है और हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाती हैं, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। होप दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच, बहुत इजी आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्फ्लेशन हमको क्या बोल सकते हैं, उसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस फर्स्ट एंड इंक्रीजेस लेटर। हमें इतना पता है कि हमारे जो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। पैसा
क्या इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन उन्होंने यहाँ बात की है वैल्यू की। वैल्यू को क्या होता है, इन वैल्यू की जो होती है वो हमारी जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। सो द आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ, देखिए जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई है, सपोज इंडिया में इन्फ्लेशन आए, तो हमारा क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है मनी की वो कम हो जाएगी। $1 को खरीदने के लिए अगर पहले हम 60 देते थे, 60 पावर थी रुपीज, 60 रुपीज की पावर लगानी पड़ती थी अगर हमें $1 को खरीदने के लिए, तो अब हमें उसको पावर क्या करनी पड़ेगी, कम हो गई है, तो उसकी वैल्यू मनी डिक्रीज हो गई है, तो अब हमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐड करें, सपोज 10 ऐड कर लीजिए, तो मतलब अब हमें ₹70 देने पड़ रहे हैं फॉर बाइंग अ सिंगल डॉलर। तो ये क्या हो गया, दैट इज इन्फ्लेशन। और हमारी मनी की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, मतलब पैसे की वैल्यू गिर गई है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ओके, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर डाला था कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वैल्यू ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी in case of inflation. Now next, these are the last 4 questions. How inflation affects the price of commodity? अब बताइए कि जो इन्फ्लेशन से प्राइस ऑफ कमोडिटी को क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइस डिक्रीज होते हैं कि इंक्रीज होते हैं? ऑफ कोर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट। पढ़ा था हमने पहले, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। Now next we have, which of the following class will not be negatively affected by the higher inflation? अब किसको इससे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता फॉर अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए? कंज्यूमर क्लास को तो होगा ही, क्योंकि उनको गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करनी है, तो उनको अपनी सेविंग्स निकालनी पड़ेगी। डेटा क्लास को भी होगा, क्योंकि हमें उनको अपने पैसे लेने हैं। नेक्स्ट वी हैव पेंशनर क्लास को भी होगा, क्योंकि उनके जो पेंशन है वो फिक्स पहले ही होगी थी, अब इन्फ्लेशन आ रही है। लास्ट इज बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास इज द राइट आंसर फॉर इट, बिकॉज क्योंकि उनका बिजनेस क्लास का एक साइकिल चल रहा होता है, जितना उनके पास पैसा आ रहा है, अगर अगर वो एक इकोनॉमी में रहते हैं, उनके पास पैसा आ रहा है वो इन्फ्लेशनरी रेट पे ही है, तो वो इन्फ्लेशनरी रेट पे ही आके स्पेंड कर रहे हैं। तो दैट इज बिजनेस क्लास इज नॉट नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन, बिकॉज क्योंकि जो उनकी सैलरीज या डेट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स है कि बाहर से उनको कितना इंटरेस्ट रेट्स है, उसके हिसाब से वो जो करते हैं वो सब कुछ उनका पेमेंट, स्पेंडिंग, रेवेन्यूज वगैरह सब बिजनेस का उसी के हिसाब से चलेगा। तो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। Which of the following measure is adopted to reduce inflation? अब रिड्यूस करनी है इन्फ्लेशन, तो कौन सा इसमें से मेथड जो है, मेजर जो है वो यूज किया जाएगा? रिडक्शन इन बैंक रेट? नो, बैंक रेट रिड्यूस नहीं होगा। अगर वो बैंक रेट लोगों ने रिड्यूस कर दिया, सॉरी लोग तो रिड्यूस नहीं करते बैंक रेट रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, लोग ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, और वो ज़्यादा क्या होगा, उनके पास ज़्यादा इंटरेस्ट इकट्ठा नहीं होगा, दैट मीन्स रिडक्शन नहीं होगी। हमेशा याद रखिए, इन्फ्लेशन में रेट जो है वो इंक्रीज होते हैं, वेदर इट इज़ बैंक रेट, रेपो रेट, SLR, CRR, कोई भी रेट है, टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। रिडक्शन इन रेपो रेट, नो, मैंने बताया रेट हमेशा इंक्रीज होते हैं। देन वी हैव इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंस नहीं करता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, बिकॉज इकोनॉमी में पैसा, गवर्नमेंट को इकोनॉमी से पैसा निकालना है, तो अगर वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है, स्पेंड ज़्यादा करेगा, तो क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, उसको इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालना है, तो वो क्या करेगा, कट्स द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग कम करेगा। So D is the right answer for D part. Okay, होप क्लियर हुआ है ये, इसके पीछे जो लॉजिक था वो समझना है, इसमें रटवाने वाली कोई जरूरत नहीं है। Now next we have, when there is high inflation in the economy, how will it affect the supply of money in economy? उन्होंने पूछा है, जब यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हो रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी को क्या इफेक्ट होता है? सप्लाई ऑफ मनी में तब से बोल रहे हैं हम, इन्फ्लेशन का हमने पूरी एक वीडियो देखी थी। इन्फ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है,
whether it get decrease or increase. Decrease होता है deflation में, inflation में it got increase. So C is the right answer. मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. होप दिस इज क्लियर. दिस वाज ऑल अबाउट बजट्स पे था, बजट्स फॉर द पंचायत, ग्राम पंचायत और इन्फ्लेशन पे. And if you have any type of query, please do comment in the comment section. Thank you.